यस, नाउ द रिकॉर्डिंग इज ऑन। एक बार जो भी मैंने बातें बताई है मैं आपको स्टार्टिंग से बताया, तो थोड़ी रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट हुई है, चलो कोई नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज शेड्यूल 3 की बात कर रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी कंपनीज की? उन कंपनीज की बात करें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एएस बेस्ड कंपनीज ही हैं, तो वो कंपनीज जो एएस को फॉलो करती हैं। शेड्यूल 3 सर, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 की बात करें, शेड्यूल 3 अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल है और 29 चैप्टर्स हैं। उस 7 शेड्यूल्स में से आपका एक शेड्यूल 3 आता है, जिसमें अंदर क्या दे रखा है आपको? फॉर्मेट दे रखा है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब थोड़ा बैकग्राउंड की बात करते हैं। सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट का 129 सेक्शन क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाएगी कंपनी मैनेजमेंट कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देती हो, और 133 सेक्शन को कंप्लाई करना है। यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। जो ऑडिटर आएगा ना आगे जाकर, ऑडिटर को तो इस पे अपना ओपिनियन देना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही। एट द आपको ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड व्यू दे रही है नहीं दे रही। ट्रू एंड फेयर व्यू देना वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। एंड कंप्लाई विद 133 सेक्शन। सेक्शन 133 क्या कहता है कि भाई कंपनी को या तो एएस फॉलो करने हैं या इंड एएस फॉलो करने हैं, एज द केस में भी जो भी उनके ऊपर लगते हैं। अब अगर एएस वाली कंपनी है तो एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए आपको रेफर करना पड़ता है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। और अगर इंडेस वाली कंपनी है तो आपको रेफर करना पड़ता है कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। तो ये दो रूल्स आपके चलते हैं, जो ये दो रूल्स आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ अब अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की, फॉर्मेट कहां पर गिवन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का फॉर्मेट कहां पर गिवन है? फॉर्मेट इज गिवन इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में फॉर्मेट गिवन है, ठीक है। नाउ कुछ ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज है, कुछ ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज है जिनको शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करना। लिखो फॉलोइंग कंपनी, फॉलोइंग कंपनी shall not follow शेड्यूल 3। कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है जिनके ऊपर शेड्यूल 3 नहीं लगेगा। वो कौन कौन सी कंपनीज है? वो कौन कौन सी कंपनीज है? उसमें एक आता है बैंकिंग कंपनी। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी कौन होती है सर? जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, जिसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, जिसके ऊपर क्या लगता है? इनका सेपरेट एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इस एक्ट में, इनके इस एक्ट में इनका फॉर्मेट गिवन है, ठीक है। इट इज लाइसेंस्ड बाय आरबीआई, आरबीआई ने इनको लाइसेंस दे रखा है, तो इनको शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करना, क्योंकि इनके स्पेसिफिक एक्ट में इनका फॉर्मेट गिवन है। एक होती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो ये भी कंपनीज है, बैंकिंग कंपनी जैसे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इट्स अ कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी अर्गो इंश्योरेंस लिमिटेड, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, सारी कंपनीज हैं। लेकिन इनके ऊपर कंपनीज एक्ट तो लग रहा है, लेकिन शेड्यूल 3 के हिसाब से इनको फॉर्मेट फॉलो नहीं करना, क्योंकि इनके स्पेसिफिक एक्ट में इनका फॉर्मेट गिवन है कि भाई बैंक का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी का एक हमारा इंश्योरेंस एक्ट होता है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में इनका फॉर्मेट गिवन है। इनको लाइसेंस मिला होता है किससे? आईआरडीए से, आईआरडीए से लाइसेंस इन्हें मिला होता है, ठीक है जी। एक होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फॉर्मेट पहले इलेक्ट्रिसिटी की एक्ट में गिवन होता था, लेकिन अब इसको काट दिया गया। अब इसको ना लिख के आपको काटना है, काट दो। ऐसे क्यों कटवा रहा हूं मैं इसलिए कटवा रहा हूं क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को फॉलो नहीं करता होता था, लेकिन अब ये एग्जाम्पशन में से कट गया। दैट मींस अब इन्हें फॉलो करना है। नाउ दे नीड टू फॉलो शेड्यूल 3। अब इन्हें शेड्यूल 3 फॉलो करना है, ठीक है। पहले नहीं करना होता था, लेकिन अब इन्हें शेड्यूल 3 फॉलो करना है। और इसके अलावा शेड्यूल 3 में लिखा है कि कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका कोई सेपरेट एक्ट है और उस एक्ट में उसके फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है, तो उनको शेड्यूल 3 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मान लो कल को कोई ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है जिसका कोई सेपरेट एक्ट है और उसी एक्ट में उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट गिवन है, तो फिर उनको शेड्यूल 3 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो अपने एक्ट वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी कंपनीज हैं सबको शेड्यूल 3 फॉलो करना है, चाहे कोई फॉरेन कंपनी हो, चाहे कोई लिस्टेड कंपनी हो,
चाहे कोई अनलिस्टेड कंपनी हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई आपकी अपना पब्लिक कंपनी हो, चाहे कोई स्मॉल कंपनी हो, चाहे कोई आपकी लेट्स से सेक्शन 8 कंपनी हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो जो इस एग्जामिशन में नहीं आ रही, सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं एज पर शेड्यूल 3। और वो देखना पड़ेगा एएस लगेंगे या इंड एस लगेंगे, उसके लिए आपको इनके रूल्स देखने हैं। अगर आपको चेक करना है एएस इंड एस, तो आपको रूल रेफर करने पड़ेंगे, कंपनी एएस रूल्स या इंड एएस रूल्स 2015। इनमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं रूल्स में। जैसे अभी मैं अगर इंड एस की बात करूं तो इंड एस रूल्स में लिखा है कि एवरी लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी है, उन सबको इंड एस फॉलो करना है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी रूल्स की तो इन्होंने सारी लिस्टेड को नहीं डाला था, उन्होंने लिखा था लिस्टेड ऑब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है। फिर उन्होंने क्या करा, लिस्टेड को तो मैंडेटरी कर दिया, अनलिस्टेड में क्राइटेरिया डाल दिया जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है। ऐसे करते करते हमारा कुछ फॉर्मेट अपना रूल्स है, जो इंड एस के रूल्स आप फाइनल लेवल में पढ़ते हो और एएस वाले रूल्स आप यहीं पर ही पढ़ लोगे, ठीक है। तो फोर्थ एग्जाम्पशन मेरे को एक जनरल पॉइंट डाल दिया इन्होंने, एनी अदर कंपनी फॉर विच format of financial statement has been specified under the act गवर्निंग सच कंपनी, ठीक है। वो कहता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसका फॉर्मेट उसके स्पेसिफिक एक्ट में अगर मेंशन्ड है तो फिर उनको शेड्यूल 3 फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी, बात समझ में आती है। नाउ अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 का स्ट्रक्चर क्या है, ये तो कुछ 129 सेक्शन की बातें करी, बाकी आप डिटेल में अकाउंट्स ऑफ द कंपनी लॉ में पढ़ोगे अपना, सेक्शन 128 से लेकर 138 तक वो सारे अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज के बारे में बात करता है, वो सब डिटेल में आप लॉ में पढ़ोगे। लेकिन जो मेन मेन बातें यूज होने वाली बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर 129 की थोड़ी बहुत बता दी। नाउ अब आता है स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शेड्यूल 3? शेड्यूल 3 का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 का स्ट्रक्चर देखो, शेड्यूल 3 आपके 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है। शेड्यूल 3 जो है आपका वो 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। डिवीजन 1, डिवीजन 1 में क्या गिवन है सर? डिवीजन 1 में फॉर्मेट गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। वो कंपनीज जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है उनका फॉर्मेट डिवीजन 1 में गिवन है। वो कंपनीज जो इंड एएस फॉलो करती है उनका फॉर्मेट डिवीजन 2 में गिवन है। और डिवीजन 3 इज फॉर एनबीएफसीज, डिवीजन 3 इज फॉर एनबीएफसीज विच आर फॉलोइंग इंड एस, ठीक है। डिवीजन 3 स्पेसिफिकली उन एनबीएफसीज का है जो इंड एस फॉलो करती है। मतलब अगर एनबीएफसी, अगर कोई एएस वाली एनबीएफसी है तो वो डिवीजन 1 में आ जाएगी, ठीक है। तो डिवीजन 1 क्या है आपका? फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करो, दैट इज दोज कंपनीज विच आर फॉलोइंग कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। कंपनीज विच आर फॉलोइंग कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। ठीक है। तो उनका फॉर्मेट, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहां गिवन है? डिवीजन 1 में गिवन है। डिवीजन 2, डिवीजन 2 किसके लिए है? डिवीजन 2 देता है आपका फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज फॉलोइंग इंड एस। जो भी कंपनी इंड एस फॉलो करती है उनका फॉर्मेट शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में गिवन है, दैट इज कंपनीज फॉलोइंग कंपनी इंड एस रूल्स 2015। ठीक है, ठीक है। और डिवीजन 3 क्या कहता है? डिवीजन 3 एनबीएफसी का फॉर्मेट देता है जो इंड एस फॉलो करती है। फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनबीएफसीज, एनबीएफसी समझते हो ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो भाई जिनका काम क्या है? मनी लेंड करना, लेकिन वो बैंक नहीं है। ठीक है, एनबीएफसीज फॉलोइंग इंड एस। तो इससे ये पॉइंट क्लियर होता है कि अगर कोई एनबीएफसी है, अगर कोई एनबीएफसी है जिसपे इंड एस नहीं लगते, अगर कोई एनबीएफसी है जिसपे इंड एस नहीं लगते तो उसपे एएस लगते होंगे, तो उनको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है? डिवीजन 1। उन पे क्या लगेगा? डिवीजन 1 लगेगा। वो एनबीएफसी की बात करो जो इंड एस पे नहीं लग रही। अगर एनबीएफसी पे इंड एस लग रहे हैं तो डिवीजन 3 है फिर। ठीक है। और अगर अदर देन एनबीएफसी की बात करूंगा तो अगर आप एएस में हो तो डिवीजन 1 हो, अगर आप इंड एस में हो तो डिवीजन 2 हो। बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इनके ऊपर शेड्यूल 3 लगता ही नहीं है, तो ये अपना फॉर्मेट फॉलो करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर एएस इंडेस नहीं लगते, एएस इंडेस तो है। हालांकि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों के ऊपर फिलहाल अभी एएस ही चलते हैं, अभी इनके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल ही नहीं हुए। तो दोनों के ऊपर, चाहे वो बैंक हो चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, इनके ऊपर अभी कंट्री में, इंडिया में एएस ही लगते हैं, अभी इनके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं करे गवर्नमेंट ने। ठीक है। अब सर हमें कैसे कैसे कहां कहां पर क्या क्या पढ़ना है? अगर मैं बात करूं डिवीजन 1 की, तो सर डिवीजन 1 तो आप यहीं पर ही पढ़ लोगे इंटर लेवल पे। डिवीजन 2 इंडेक्स वाले फॉर्मेट ये आप फाइनल लेवल पे पढ़ते हो। और डिवीजन 3 सर ये आप पढ़ोगे ही नहीं, चाहे इंटर में भी नहीं पढ़ोगे, फाइनल में भी नहीं पढ़ोगे। तो सर इसका क्या करेंगे? ये अब जब आप प्रैक्टिकल कभी काम करोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जब आप एएस और इंडेक्स सीख जाओगे तो एनबीएफसी का आप खुद से भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है। तो ये पता लग गया हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल 3 डिवीजन 1, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 हमारे कोर्स का पार्ट है। लेकिन मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया कि शेड्यूल 3 को 3 डिविजन्स में बाइफरकेट किया गया है। क्या इतनी बात क्लियर होती है? बताओ, क्या इतनी बात क्लियर होती है? नाउ अब हम सिर्फ बात किसकी करेंगे? शेड्यूल 3 डिवीजन 1 की बात करेंगे, जो हमारा मेन पार्ट है। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 जो हमारा मेन पार्ट है, हम उसी की ही बात करेंगे। नोटिंग साथ साथ चलाते रहना, नोटिंग करते रहना साथ साथ। ठीक है, लिखो शेड्यूल 3 डिवीजन 1, शेड्यूल 3 डिवीजन 1, इसको हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 को हमने क्या करा सर? 4 पार्ट्स में ब्रेक किया। इसके 4 हिस्से हैं। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 के 4 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। वहां पर क्या गिवन है? आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है फॉर
प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है आपके पहले हिस्से में। दूसरा हिस्सा जो सेकंड हिस्सा है उसे हम नाम देते हैं पार्ट वन। अच्छा सर सेकंड हिस्से को पार्ट वन नाम देंगे? यस, क्योंकि जो पहला जनरल इंस्ट्रक्शन है इसको इन्होंने कोई ऐसा पार्ट नहीं दिया, दूसरे हिस्से को उन्होंने क्या करा, पार्ट वन दिया नाम। और पार्ट वन में गिवन है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। क्या गिवन है? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्लस इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन, बैलेंस शीट की जनरल इंस्ट्रक्शन, कि बैलेंस शीट में आपको ना नोट्स वगैरह दे रखे होंगे तो उनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस। फिर आता है आपका पार्ट टू। पार्ट टू में क्या दे रखा है आपको? सब पार्ट टू में दे रखा है प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप यहां पर क्या नाम देते हैं? फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्या नाम देते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका फॉर्मेट गिवन है प्लस इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले इस समय क्या हो गया? जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ कॉमन बातें, कुछ जनरल बातें। फिर उसके बाद पार्ट वन आएगा। पार्ट वन में क्या दे रखा है आपको? फॉर्मेट दे रखा है बैलेंस शीट का, कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, उसका फॉर्मेट और उससे रिलेटेड उसकी बातें, उसकी इंस्ट्रक्शंस। पार्ट टू, पार्ट टू आपको दे रखा है पीएनएल का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट प्लस उससे रिलेटेड उसकी बातें। और जो चौथा हिस्सा है ये आपको दे रखा है जनरल इंस्ट्रक्शन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन होगी किसकी? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इज इट क्लियर? ये हमारा शेड्यूल 3 का बाइफर्केशन है। क्या हमें चारों चीजें पढ़नी है? देखो हमें क्या है, चारों चीजें पढ़नी है। आंसर इज नो। आपको जो मेनली पढ़नी है ये तीन चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, ये आपका ऐसा जनरल इंस्ट्रक्शन आपके काम की नहीं है। हाँ, हम कंसोलिडेशन का चैप्टर जरूर पढ़ते हैं लेकिन उसमें इतना डिटेल में वो जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात नहीं करता, वो कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट और उसके एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये पहली तीन चीज आपको पढ़ोगे जिसमें भी आपका पार्ट वन बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पीएनएल का स्टेटमेंट और पीएनएल का फॉर्मेट, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और जो पहली जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसमें जो मेन मेन बातें आपके लिए रेलिवेंट है एग्जाम पर्पज के लिए, सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आपको ना एक बार शेड्यूल 3 जब हमारा मतलब बीच बीच में आपको शेड्यूल 3 ना जो मेन है आपका, वो उसका क्रक्स है, जो कंटेंट है वो मैं आपको दूंगा। उसमें आपको जो बताऊंगा ना आप उसको रीड कर लेना, एक बार रीड करना है शेड्यूल 3, क्योंकि ऐसा आपको सारा याद नहीं रखना। जो उसकी मेन मेन बात है वो आपको मैं करवा दूंगा और बाकी आप क्या कर सकते हो सर, बाकी आप रीड कर लेना बस। बाकी आप क्या कर लेना, रीड कर लेना, दैट्स इट, उससे भी आपका काम बन जाएगा। नाउ सबसे पहले हम डील करते हैं किससे? जनरल सेक्शन में जो उसमें मेन मेन बातें हैं, फिर पार्ट वन पूरा, पार्ट टू पूरा। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखिए। तो पहला हमारा पार्ट आता है जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें पहला आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मेन मेन बातें बताऊंगा, सारी जनरल इंस्ट्रक्शन हमारे काम की भी नहीं है, जो मेन मेन बातें हैं वही मैं बताऊंगा। ऐसे तो बहुत कंटेंट हम इसी में ही लगे रह जाएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रीवेल ओवर शेड्यूल 3। पहली इंस्ट्रक्शन है
कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3। इस लाइन का मतलब बताओ, इस लाइन का मतलब बताओ, कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3, इसका मतलब बताओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3, इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा इसका मतलब? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3, इसका मतलब क्या हुआ? सर अगर एएस और शेड्यूल 3 कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो एएस जीत जाएगा। यस, ठीक कहा बिल्कुल। कि सर अगर एएस और शेड्यूल 3 में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है किसी पॉइंट को लेकर, एएस और शेड्यूल 3 में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता है किसी भी पॉइंट को लेकर, तो हमें क्या फॉलो करना है? हमें एएस की बात माननी है, हमें शेड्यूल 3 को चुप करना है और एएस की बात फॉलो करनी है। अगर एएस और शेड्यूल 3 में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो वी विल फॉलो व्हाट? वी विल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। अच्छा, जब भी मैं एएस बोल रहा हूं तो इट इंक्लूड्स इंड एएस, एएस इंक्लूड्स इंड एएस। ऐसा नहीं कि सर एएस लिखा है तो इंड एएस नहीं है, एएस में ही इंड एएस भी आ जाता है क्योंकि इंड एएस भी तो स्टैंडर्ड्स ही है। ठीक है, तो एएस इंक्लूड्स इंड एएस। कोई एग्जांपल दो इसका, कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी, परचेज्ड इन्वेस्टमेंट with an intention to hold for 13 months। 1 फरवरी 2025 को हम उसे बेचेंगे। 1 जनवरी 2024 को हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी, ठीक है, कोई शेयर्स, डिबेंचर या कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदी, और हमारी इंटेंशन क्या है कि हम उसे 13 महीने तक अपने पास रखेंगे, मतलब 1 फरवरी 2025 को हम उसे सेल करेंगे। ये हमारी इंटेंशन है। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लगता है इसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर एएस 13 लगता है। तो एएस 13 क्या कहता है? एएस 13 कहता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट को, एएस 13 क्या कहता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट को आप क्या नाम देंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। एएस 13 के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी? आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, क्योंकि आपको देखना है इंटेंशन। अगर आपकी इंटेंशन 12 महीने से ऊपर रखने की है तो एएस 13 के हिसाब से उसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, बट शेड्यूल 3 ऐसा नहीं कहता। शेड्यूल 3 कहता है, शेड्यूल 3 कहता है कि आपको बैलेंस शीट डेट पर देखना है, आपको बैलेंस शीट डेट पर देखना है कि अगर आप बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ्स अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो तो वो करंट है, अदरवाइज नॉन करंट है। तो यहां पर 1 जनवरी 24 को मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो इसकी बैलेंस शीट डेट क्या होगी? इसकी बैलेंस शीट डेट क्या होगी सर? इसकी बैलेंस शीट डेट होगी 31 मार्च 24। अब वो कह रहा है कि 31 मार्च 24 से आप सेल कब कर रहे हो? आप सेल कर रहे हो 1 फरवरी 2025। वो कह रहा है यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखो, तो शेड्यूल 3 का ऐसा कहना है, शेड्यूल 3 कहता है कि अगर ये विद इन 12 मंथ्स रियलाइजेबल है फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को आप क्या नाम देंगे? करंट इन्वेस्टमेंट नाम देंगे। क्या ये बात समझ में आती है? आ गया कॉन्ट्रडिक्शन? आ गया 2 पॉइंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन। भाई शेड्यूल 3 तो ये कह रहा है कि बैलेंस शीट डेट के विद इन 12 मंथ्स अगर इन्वेस्टमेंट बिक जाएगी तो वो क्या है? आपकी करंट है, क्योंकि देखो बैलेंस शीट डेट क्या है? 31/3/24, इन्वेस्टमेंट हम बेच देंगे 1 फरवरी 25, तो बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाएगी तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है एज पर शेड्यूल 3। लेकिन एएस 13 क्या कहता है? एएस 13 कहता है परचेज डेट से देखो, परचेज डेट से अगर आपकी इंटेंशन 12 महीने से ऊपर रखने की है तो उसे आप नॉन करंट बोलोगे, विद इन 12 महीने सेल ऑफ करने की है तो आप उसे करंट बोलोगे। तो एएस 13 के हिसाब से नॉन करंट जा रही है, लेकिन शेड्यूल 3 के हिसाब से क्या जा रही है? करंट जा रही है। अब बताओ मैं इसे क्या क्लासिफाई करूं? मुझे क्या फॉलो करता है बताओ? मेरे को क्या फॉलो करना है? व्हाट शुड आई क्लासिफाई? मेरे लिए क्या सही रहेगा? शेड्यूल 3 में ही ऐसा लिख दिया गया, शेड्यूल 3 की इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिख दिया गया कि अगर आपका एएस और शेड्यूल 3 आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, तो आपको एएस की बात माननी है। दैट मींस आपको एएस फॉलो करते हुए आप इसे क्या बोलोगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलोगे, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं बोलोगे। ऐसा शेड्यूल 3 के अंदर ही लिख दिया गया कि भाई अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3 आपस में भिड़ गए हैं तो
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जीतेंगे, तो एएस विल प्रिवेल। ठीक है, तो एएस के हिसाब से आप उसे क्या बोलेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इज इट क्लियर सर? एएस ओवरराइड्स शेड्यूल 3। ठीक है, बात समझ में आती है? तो एक पॉइंट हो गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3। अगला पॉइंट, बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा, शेड्यूल 3 में ना नोट्स टू अकाउंट्स का बहुत बड़ा रोल है। जो आपकी बैलेंस शीट है, पीएनएल है, इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है, इसके हेड्स को, इसके आइटम्स को आपको फर्दर एक्सप्लेन करना है, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स वगैरह देने हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो कहता है बैलेंस शीट शेड्यूल 3 अपना बैलेंस शीट पीएनएल स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स, इट शैल बी इन कंपैरेटिव फॉर्म। कैसे देना है आपको, कंपैरेटिव फॉर्म में देना है। एक्सेप्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी। या बैलेंस शीट पीएनएल नोट्स टू अकाउंट सबको क्या दोगे, कंपैरेटिव फॉर्म में दोगे। एक्सेप्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी, भाई अगर पहला पहला साल है तो कंपैरिजन में पिछला कुछ होगा ही नहीं, तो पहले साल की एग्जाम्पशन है, उसके बाद आपको हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में देना है। दैट मींस अगर आप बैलेंस शीट जब बना रहे हो 31/3/25 की, तो आपको साथ में 31/3/24 की भी फिगर्स देनी है। ऐसी पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अगर आप फॉर द ईयर 31/3/25 बना रहे हो, तो आपको साइड बाय साइड फिगर्स बतानी है, फॉर द ईयर 31/3/24 भी बतानी है। ठीक है, इसको बोलता है कंपैरेटिव फॉर्म में देना। सेम नोट्स टू अकाउंट्स में भी ऐसा ही चलेगा। नोट्स टू अकाउंट्स में भी आपको कंपैरेटिव में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर साथ में कंपैरेटिव फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, लेकिन अगर पहला पहला साल है, पहला पहला साल मतलब सर कंपनी इसी साल में 1/4/24 से लेकर 31 मार्च 25 इसी साल में इनकॉर्पोरेट हुई है, ये 24-25 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो प्रीवियस ईयर की तो कोई फिगर होगी ही नहीं। तो आपको पहले पहले साल में एग्जाम्पशन है कि पहले पहले साल में आपको कंपैरिजन वाली चीजें देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आपको कंपैरेटिव फॉर्म में बनानी है बैलेंस शीट, पीएनएल और नोट्स टू अकाउंट्स। क्या ये बात क्लियर होती है? बताओ, कंपैरेटिव वाला पॉइंट समझ में आता है? ये आपने देखा भी होगा, मोस्टली आपने बैलेंस शीट वगैरह देखी होंगी, पीएनएल वगैरह कंपैरेटिव फॉर्म में दिखाए जाते हैं। अगला पॉइंट, शेड्यूल 3 requires disclosures for disaggregation of information। अगर आप इंफॉर्मेशन को डिसएग्रीगेट कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन नॉट डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करी, तो उसको आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। और इसके अलावा कोई भी आपके नरेटिव डिस्क्लोजर होते हैं, या कोई भी आपको एडिशनल एक्स्ट्रा बातें बतानी है, वो सब आपको नोट्स टू अकाउंट्स में बतानी है। तो शेड्यूल 3 में बहुत सारी जगह पर आपको इंफॉर्मेशन को ब्रेकअप करने की बात होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लोन है, ठीक है, तो शेड्यूल 3 कहेगा कि भाई लोन है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि लोन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड में भी आपकी क्या सिक्योरिटी प्लेज्ड है उसके अगेंस्ट, वो बताना पड़ेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन नॉट डिस्क्लोज, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होती है। जैसे बोनस शेयर आपने इशू करे हैं,
तो बोनस शेयर आप नॉर्मली अपने शेयर कैपिटल का पार्ट तो बना दोगे, लेकिन बोनस शेयर्स के बारे में आपको शेड्यूल 3 कहता है कि भाई आपको अलग से डिस्क्लोज करना है, आपको शेयर कैपिटल के नोट्स में उसके बारे में बताना है, बोनस कब से हैं, ये सारी बातें भी आपको फर्दर बतानी होती है। कोई और एक्स्ट्रा नैरेटिव डिस्क्लोजर जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में बताना, कैपिटल कमिटमेंट के बारे में बताना, कोई एक्स्ट्रा बातें रिलेटेड पार्टीज को डिस्क्लोज करना, माइक एमएसएमई कंपनीज के बारे में डिस्क्लोजर करना, डेटर्स की एजिंग वगैरह देना, ये सब बातें आपको देनी पड़ेंगी। तो शेड्यूल 3 में बहुत सारी जगह पर आपको डिसएग्रीगेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं है उसका डिस्क्लोजर, और बहुत सारे नैरेटिव और एडिशनल डिस्क्लोजर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बोलो, बात समझ में आती है? नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। सब पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, प्रोवाइड्स दैट डेबिट बैलेंस ऑफ statement of P&L after all allocations and appropriations should be shown as negative figure under the head surplus. Under the head surplus. Similarly, balance of reserves and surplus after adjusting negative balance of surplus should be shown under the head reserve and surplus even if resultant figure is negative. Even if resultant figure is negative. तो ये पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि भाई हमारा जो शेड्यूल 3 का पार्ट 1 है उसका ये कहना है कि जो आपका पीएनएल स्टेटमेंट है उसमें अगर कोई नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, वही लॉस हो सकता है ना, पीएनएल में लॉस भी हो सकता है, तो अगर आपका लॉस है, कोई नेगेटिव बैलेंस है, तो उसको आप नेगेटिव फिगर के साथ ही दिखाओगे अंडर द हेड सरप्लस। क्या बोला मैंने? कि अगर आपका पीएनएल में लॉस आ गया है, सारी एप्रोप्रिएशन वगैरह करने के बाद आपकी नेगेटिव फिगर आ रही है, तो उसको आप रिजर्व एंड सरप्लस में ही सरप्लस के नाम से नेगेटिव फिगर के साथ ही दिखाना है वहीं पर ही आपको ये नहीं कि भाई उसका आपने एसेट साइड पे आप उसे ले गए, नहीं, आपको उसे नेगेटिव फिगर के साथ ही आपको सरप्लस में ही उसे दिखाना है। इवन इफ सरप्लस एडजस्ट करने के बाद आपके पूरे रिजर्व एंड सरप्लस का भी बैलेंस अगर नेगेटिव क्यों ना हो जाए, तब भी आपको उसे नेगेटिव फिगर के साथ ही दिखाना है, मतलब एसेट साइड पे शिफ्ट नहीं करोगे। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि ऐसा नहीं करोगे आप कि ये जो आपका पीएनएल है, बैलेंस शीट है, सॉरी, आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में अगर आपका पीएनएल का डेबिट बैलेंस आ गया, तो हमने कई बार देखा होगा बैलेंस शीट में डेबिट साइड में ही दिखा देते, मतलब एसेट साइड में दिखा देते हैं हम पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस वगैरह। शेड्यूल 3 ऐसा अलाउ नहीं करता। शेड्यूल 3 कहता है कि आपको बैलेंस शीट में इस फिगर को, ये लॉस वाली फिगर को यहीं पर ही दिखाना है। आप लिखोगे पीएनएल का डेबिट बैलेंस लिख दो, या सरप्लस लिख दो, या रिजर्व एंड सरप्लस लिख दो,
और उसे नेगेटिव फिगर के साथ दिखा दो लाइबिलिटी साइड पे, नेगेटिव फिगर के साथ, क्योंकि सर उसका नेचर एसेट है ही नहीं, तो मैं एसेट साइड पे नहीं दिखा सकता, वो तो लॉस है, तो हमें क्लियरली सरप्लस में मेंशन करना पड़ेगा नेगेटिव, तो वो अपने आप में ही पता लग जाएगा कि सरप्लस में नेगेटिव है तो वो लॉस है। ठीक है, तो आपको तरीका क्या फॉलो करना है, नेगेटिव फिगर को आपको वही सरप्लस में दिखाना है विद नेगेटिव साइन। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो एक, एग्जांपल लिख सकते हो आप, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एसपीएल बैलेंस 10 लाख नेगेटिव, सीआरआर एक रिजर्व है, सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 2 लाख, एक रिजर्व है डीआरआर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 3 लाख, और एक है आपका जनरल रिजर्व 1 लाख। तो आप उसे रिजर्व एंड सरप्लस में कैसे शो करोगे, तो आप जब रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाएंगे तो आप दिखाएंगे जनरल रिजर्व 1 लाख, सीआरआर 2 लाख, डीआरआर 3 लाख, और जो पीएनएल था इसको आप दिखाएंगे किस नाम से, सरप्लस के नाम से, सरप्लस नेगेटिव फिगर के साथ दिखाओगे 10 लाख। और ये करने के बाद भी जो फिगर आ रही है वो आपकी नेगेटिव ही आ रही है, कितनी आ रही है, 4 लाख नेगेटिव, तो कह रहा है 4 लाख नेगेटिव फिगर ही आप बैलेंस शीट में शो करोगे। ये जो 4 लाख की नेगेटिव फिगर आ रही है इसी को ही आप क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट में फ्रंट पे शो करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव है मेरा 4 लाख रुपए का, मतलब इसे एसेट साइड पे नहीं लेके जाना आपको, वो नेगेटिव फिगर है तो नेगेटिव फिगर के साथ ही वो शो हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, जबकि बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में फॉर्मेट में कैसे जाएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स आता है, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल आती है आपकी, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो भी अमाउंट है वो आ जाएगा, और रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस कितना आया था मेरा, 4 लाख नेगेटिव आया, तो हम दिखाएंगे इसे 4 लाख नेगेटिव, 4 लाख नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5, ये नेगेटिव वाला पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 5, बोनस इशू का एक पॉइंट, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, मैं सारी जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं करा रहा, जो मेन मेन आपकी इंस्ट्रक्शन है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो पहले भी पूछा गया है उसी को ही बता रहा हूं। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 requires to disclose aggregate number and class of shares allotted as fully paid up bonus shares for the period of 5 years immediately preceding
द बैलेंस शीट डेट। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, क्या कहता है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 रिक्वायर्स टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोजर नहीं, डिस्क्लोज, requires to disclose aggregate number and class of shares allotted as fully paid bonus shares for a period of 5 years immediately preceding the balance sheet date। वगैरह जो भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो उसके पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में कितने आपने बोनस शेयर इशू करे हैं, कितने आपने बोनस शेयर इशू करे हैं, कौन सी क्लास ऑफ शेयर है, कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर आपने इशू करे हैं, वो आपको बताना है पिछले 5 सालों में। मतलब 31/3/25 की अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तो इससे पिछले 5 साल, इससे पिछले 5 साल यानी कि कब से होंगे, 5 साल लगा लो, 24 25 23 24 22 23 1 4 20, ठीक है। तो 1 4 20 से 31 3 25 ये 5 साल हो गए ना, ये 5 साल हो गए। तो अगर 1 4 20 से लेकर 31 3 25 तक, अगर आप 31 3 25 की बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप 31 3 25 की बैलेंस शीट बात कर रहे हो तो 1 4 20 से लेकर 31 3 25 तक जितने भी आपने बोनस शेयर इशू करे हैं तो उसके बारे में आपको डिस्क्लोजर देना है कि कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर है और कौन सी क्लास ऑफ शेयर्स है, वो कौन से क्लास ऑफ शेयर्स है। अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं 31 3 26 की, तो आपको टाइम पीरियड कहां से चूज करना है, 1 4 21 से, क्योंकि वो कह रहा है कि बैलेंस शीट डेट के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 इयर्स, जो भी बैलेंस शीट है उससे पिछले 5 साल, 5 साल देखने आपको, तो ये 5 साल होते हैं। उस 5 साल में कितने आपके टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू हैं और कौन सी क्लास ऑफ शेयर्स है, इनका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल 3 आपको ये कह रहा है कि आपको एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स बताना है, बोनस शेयर का सोर्स क्या था वो नहीं बताना। शेड्यूल 3 ये नहीं बोल रहा है कि आपने बोनस कहां से इशू किया, जिसे बोलते हैं सोर्स ऑफ बोनस, वो नहीं बताना, ठीक है। सिर्फ आपको ये बताना है कि बोनस शेयर कितने हुए हैं और कौन सी क्लास ऑफ शेयर्स है, सिर्फ उसी का ही डिस्क्लोजर देना है, वो भी पिछले 5 सालों का। लिखो शेड्यूल 3 does not require to disclose the source from which bonus shares have been issued, ठीक है। तो आपको सोर्स बताने की जरूरत नहीं है कि कहां से बोनस इशू किया, वो सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स बताना है, वो भी बैलेंस शीट डेट के पिछले 5 साल के। 6 पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट 2 किसका था, पार्ट 2 था स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। तो पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 requires change in inventories of raw material WIP and finished goods needs to be disclosed। पार्ट 2 क्या कहता है, पार्ट 2 कहता है कि आपको चेंज इन इन्वेंट्री बताना है। जब हम फॉर्मेट पढ़ेंगे अभी पीएनएल का तो उसमें आप एक फिगर पाओगे चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज क्या होता है सर, चेंज इन इन्वेंट्रीज होता है आपका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, इसको बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री, कि कितना चेंज आया है इन्वेंट्री में, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को चेंज बोलता है। तो पार्ट 2 कहता है कि आपको चेंज इन इन्वेंट्री बताना है कि आपकी रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स में चेंज कितना आया। वो बिगिनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग अलग नहीं मांग रहा आपसे, वो कह रहा है आपको चेंज बताना है, सिर्फ पीएनएल में आपको चेंज बताना है। नहीं तो अगर आप ट्रेडिशनल पीएनएल की बात करो तो हम ओपनिंग स्टॉक अलग दिखाते थे, क्लोजिंग स्टॉक अलग दिखाते थे, शेड्यूल 3 ऐसा नहीं कहता,
शेड्यूल 3 कहता है चेंज बताओ सिर्फ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके फिगर बता दो कितनी है, रॉ मटेरियल का भी, डब्ल्यूआईपी का भी, फिनिश गुड्स का भी। आपको बिगिनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी अलग से बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चेंज बताना है आपको। इट डज नॉट रिक्वायर, it does not require to disclose balance at the beginning and end of the period। ठीक है, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू जस्ट नीड टू गिव चेंज इन इन्वेंटरी। आपको चेंज इन इन्वेंटरी की फिगर बतानी है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है? जल्दी बताइए, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? हाँ जी, एक बार कंफर्म कर दो, क्या यहां तक की बातें क्लियर है? कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो यहां तक पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई भी डाउट अगर यहां तक है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर क्या इन पे क्वेश्चन आते हैं? जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं इन पे क्वेश्चन आते हैं? हाँ आए हुए हैं, 4-4 5-5 नंबर के इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। थ्योरेटिकली होंगे क्वेश्चन, लेकिन हाँ पूछ लेता है, केस स्टडी सी बनाकर पूछ लेता है। जनरली बच्चा इसको छोड़ जाता है, फिर आंसर नहीं कर पाता, फिर ये पॉइंट्स होंगे ना समझ में नहीं आएंगे कि क्या पूछ रहा है वो, तो ये वाले पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, अच्छा राउंडिंग ऑफ जो है ना, ये जो पॉइंट है राउंडिंग ऑफ का, ये एक अमेंडमेंट है। ये क्या है सर? एक अमेंडमेंट है। रीसेंट अमेंडमेंट नहीं कह रहा मैं इसे, रीसेंट अमेंडमेंट तो नहीं है, लेकिन ये अमेंडमेंट आई थी कब से? 21-22 से, तब तो बहुत पुरानी बात होगी। एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। 21-22 के बाद से, 21-22 से आपकी राउंडिंग ऑफ वाली अमेंडमेंट लगनी शुरू होगी। राउंडिंग ऑफ बेसिकली क्या कहता है, जैसे आप देखते होंगे, कि भाई आप देखते होंगे बैलेंस शीट में रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन करोड़, रुपीज इन थाउजेंड्स ऐसे दिखाई जाती है फिगर। पहले ये ऑप्शनल था, अब मैंडेटरी है। पहले ये ऑप्शनल होता था ऐसे दिखाना, नाउ इट इज मैंडेटरी, अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ये। तो ये क्राइटेरिया कैसे पता लगेगा? ये क्राइटेरिया डाला उन्होंने टोटल इनकम के बेसिस पे। नाउ आप कोई भी बैलेंस शीट उठा लो, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा लो, उसमें राउंडिंग ऑफ चल रहा है, राउंडिंग ऑफ फॉलो करना जरूरी है। और वो राउंडिंग ऑफ कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा टोटल इनकम के बेसिस पर। टोटल इनकम में क्या आता है सर? टोटल इनकम इंक्लूड्स, इसमें दो चीजें आती हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको आप सेल, नेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हो, नेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लस अदर इनकम, कोई और इनकम, तो वो टोटल इनकम होती है। रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, सेल्स प्लस अदर इनकम, सिंपल भाषा में इसको आप क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। तो अगर टोटल इनकम, अगर तो टोटल इनकम आपकी लेस देन 100 करोड़ है, अगर टोटल इनकम आपकी 100 करोड़ से कम है, तो शैल, देखो शैल है, शैल मतलब क्या हो गया भाई? लॉ में समझते हो ना, शैल और मे, शैल और मे का आपने सुना होगा, लॉ में इंप्लीकेशन बहुत बढ़िया है। शैल होता है मैंडेटरी और मे होता है ऑप्शनल, तो अब यहां पर वर्ड क्या है? शैल। तो शैल मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपकी टोटल इनकम लेस देन 100 करोड़ है, तो शैल राउंड ऑफ, आपको अपनी फिगर्स को राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में तो कोई करता नहीं है, तो थाउजेंड्स में कर सकते हो आप, लैक्स में कर सकते हो, करोड़ में कर सकते हो, मिलियंस में कर सकते हो, एटसेट्रा। फर्दर और आगे ले जाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, राउंड ऑफ करना पड़ेगा फिगर्स को।
अगर आपकी टोटल इनकम लेस देन 100 करोड़ है तो उस केस में आपको अपनी फिगर्स को राउंड ऑफ करना है। आप हंड्रेड्स में कर सकते हो, थाउजेंड में कर सकते हो, फिर उसके बाद तो कुछ भी कर लो ना, लाख, करोड़, मिलियन, जिस मर्जी में भी कर लो, बिलियन, ट्रिलियन, जैसे मर्जी करो। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़, या आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको शैल शैल राउंड ऑफ टू लैक्स, करोड़, मिलियंस, एटसेट्रा। मतलब सिंपल भाषा में क्या बात हुई, सिंपल भाषा में अगर मैं क्रक्स देखूं, तो अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आप हंड्रेड्स और थाउजेंड में राउंड ऑफ नहीं कर सकते। यही तो बात हुई ना कि भाई अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा की है तो राउंड ऑफ तो करना मैंडेटरी है ही अब। लेकिन अगर आपकी इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आप हंड्रेड्स और थाउजेंड में राउंड ऑफ नहीं कर सकते, फिर आपको लैक्स, मिलियंस, करोड़ वगैरह चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 100 करोड़ से कम है तो आप हंड्रेड थाउजेंड्स में भी राउंड ऑफ कर सकते हो। जैसे हम ऑडिट करते हैं तो हमारे पास मोस्टली एंटिटी 100 करोड़ से कम वाली है, जिसकी टोटल इनकम 100 करोड़ से कम है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम थाउजेंड्स में बैलेंस शीट बनाते हैं। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम थाउजेंड्स में प्रेफर करते हैं बनाना। ठीक है, मेरी अपनी कंपनी की छोटी सी कंपनी है मेरी, वीजीसी ग्लोबल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो हम उसको क्या करते हैं सर, थाउजेंड्स में उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट थाउजेंड में बनती है। क्या ये बात क्लियर है? सर राउंड ऑफ कैसे होता है, राउंड ऑफ करने का कोई एग्जांपल दे। देखो राउंड ऑफ का मतलब क्या होगा सर, राउंड ऑफ होता कैसे है, जैसे नॉर्मली नॉर्मली अगर फिगर है लेट से, तीन फिगर पकड़ते हैं, 10 लाख, एक पकड़ते हैं 15 लाख, और एक फिगर पकड़ते हैं 24,80,000। तो राउंड ऑफ करना है, अगर आपको राउंड ऑफ करना है रुपीज इन थाउजेंड्स में, तो क्या करोगे, इन फिगर्स को थाउजेंड से डिवाइड कर दोगे। तो बताओ थाउजेंड्स में अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो आप कैसे लिखोगे, हजार लिखोगे। 10 लाख को क्या लिखोगे, हजार लिखोगे। 15 लाख को क्या लिखोगे, 1500 लिखोगे। और 2480 को क्या लिखोगे, 24,80,000 को 2480 लिखोगे। ये तो हो गया किसमें, आपका थाउजेंड्स में। अगर आपको लैक्स में करना है, तो लैक्स में अगर करना है तो 1 लाख से डिवाइड कर दो, 10 लाख है तो 10 लाख को क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। 15 लाख को क्या लिखोगे, 15 लिखोगे। 24,80,000 को क्या लिखोगे, 24.80 लिखोगे। अगर आपको करोड़ में ये फिगर राउंड ऑफ करनी है, देखो करोड़ में राउंड ऑफ करनी है, तो इस 10 लाख को करोड़ से डिवाइड करोगे, तो 1 करोड़ से डिवाइड करोगे तो 0.10 आएगा। ये कितना आएगा, 0.15, और ये कितना आएगा, 0.248 आएगा। तो जिस भी क्या बोलते हैं उसे, जिस भी क्या बोलेंगे इसे, जिस भी नंबर पे राउंड ऑफ आपको करना है, उसको बेस को क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, जिस भी नंबर पे आपको राउंड ऑफ करना है, जिस भी मल्टीपल पे आपको राउंड ऑफ करना है, उससे डिवाइड कर दो, उससे क्या कर दो सर, डिवाइड कर दो। ठीक है, ज्यादातर आपको बैलेंस शीट किस में मिल सकती है, यही मैंने तीन पकड़ी है, थाउजेंड में भी मिल सकती है, लाख में भी मिल सकती है, करोड़ में भी मिल सकती है। तो आपके क्वेश्चंस में भी ऐसा मिलेगा, तो क्वेश्चन में जैसी होगी आपको सॉल्यूशन में वैसे ही फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन आपका थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड़ में, तो आपको आंसर भी अपना लैक्स, थाउजेंड या करोड़ के हिसाब से ही करना है, ये ध्यान रखना। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, करंट वर्सेस नॉन करंट एसेट्स और करंट वर्सेस नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर फॉर्मेट आ जाएगा सीधा हमारा। बताओ क्या ये बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, करंट वर्सेस नॉन करंट एसेट। आप किसी भी एसेट को करंट या नॉन करंट एसेट कब बोलोगे,
कैसे क्लासिफाई करोगे कि आपका एसेट करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है एज पर शेड्यूल 3? करंट वर्सेस नॉन करंट एसेट, करंट वर्सेस नॉन करंट एसेट, कैसे क्लासिफाई करोगे? तो पहले इसका लिख लो, पहले इसका पूरा तरीका वो लिख लो, रूल क्या कहता है, फिर उसको समझेंगे। इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एसेट इज क्लासिफाइड, एमसीक्यू वगैरह केस स्टडी वगैरह भी पूछी जा सकती है। एसेट इज क्लासिफाइड एज करंट if it is expected to be realized or intended to be sold or consumed within company's normal operating cycle, or if it is held primarily for trading, or if it is expected to be realized within 12 months after reporting period, or cash or cash equivalent unless it is unless it is restricted from being encashed, unless it is restricted from being encashed or used to settle a liability for 12 months after reporting period, आफ्टर रिपोर्ट। अभी लिख लो, फिर समझाता हूं मैं इसको, समझेंगे तसल्ली से। एसेट दैट इज नॉट अ करंट एसेट इज क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट। ये जो क्राइटेरिया दे रखा है ना आपको, ये क्राइटेरिया, चार जो केसेस आपको पॉइंट्स दे रखे हैं वो करंट एसेट्स के हैं। तो वो कह रहा है करंट एसेट चेक कर लो, चारों में से किसी भी पॉइंट में आप फॉल कर रहे हो तो आपका एसेट करंट है। अगर आप चारों में से एक में भी फॉल नहीं कर रहे तो फिर आपका नॉन करंट एसेट है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है सर? ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल इज टाइम from acquisition of asset from processing till their realization in cash and cash equivalent।
इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक करंट वर्सेस नॉन करंट एसेट। इसको नोट कर लो पहले आप, इसको पहले तसल्ली से नोट कर लो, देन फिर इसको डिस्कस करते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे अभी। हाँ जी, होगी नोटिंग? अगर नोटिंग होगी तो ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 10-15 मिनट का कॉन्सेंट्रेट, 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। देखो क्या कहता है, कॉन्सेप्ट है आपका करंट वर्सेस नॉन करंट एसेट्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका एसेट करंट है या नॉन करंट है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, पढ़ो। वो कहता है एसेट इज क्लासिफाइड एज करंट इफ इट इज, ये 4 पॉइंट। वो कह रहा है अगर आप इन चारों में से किसी भी पॉइंट में फॉल करते हो, अगर आप इन चारों में से किसी भी पॉइंट में फॉल करते हो तो आपका एसेट क्या है, करंट है। लेकिन अगर आपका एसेट करंट नहीं है, अगर आप इन चारों में से एक भी पॉइंट में फॉल नहीं कर रहे, तो आपका एसेट नॉन करंट है। ओके, समझ में आता है? तो ये 4 पॉइंट समझने हमें, ये 4 पॉइंट समझने हैं। पहला पॉइंट, अगर आपका एसेट, अगर आपका एसेट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड है या इंटेंडेड टू बी सोल्ड है या कंज्यूम्ड है विद इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर आपका एसेट, अगर आपका एसेट कंपनी की जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर अंदर ही एसेट आपका रियलाइज हो जाएगा या सेल हो जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा। क्या बोला मैंने? कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर आपका एसेट रियलाइज हो जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा। भाई सारे एसेट हम बेचते नहीं है ना, कुछ एसेट हम कंज्यूम भी कर लेते हैं। जैसे मटेरियल्स है तो मटेरियल्स को कंज्यूम करके हम गुड्स बनाते हैं, तो आपका सारे एसेट बिकते नहीं है, रियलाइज नहीं होते हैं, तो वो आपके कंज्यूम भी होते हैं। तो अगर आपका एसेट विद इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल या रियलाइज हो जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा या बिक जाएगा, तो वो आपका एसेट करंट है। मतलब अगर आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है और 15 महीने के अंदर अंदर, 15 महीने के अंदर अंदर आपका एसेट रियलाइज हो जाएगा या बिक जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा, तो वो एसेट आपका करंट एसेट कहलाएगा। तो आपको पहले कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल देखनी है। ठीक है, अच्छा, आप इसी सीक्वेंस में चलोगे, जब भी आप चेक करोगे तो वो ए बी सी डी ऐसे ही चेक करोगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं मेरा एसेट बिक रहा, कोई बात नहीं, फिर आपको देखना है कि क्या आपका एसेट ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो नहीं रखा आपने। आपका पर्पस ही उसे ट्रेड करने का है, आपका पर्पस ही क्या है, आपको ट्रेड करनी है। जैसे आपकी इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री को हम क्या करते हैं, सर इन्वेंट्री तो हमने खरीदी ही बेचने के लिए, तो इन्वेंट्री हमेशा करंट ही है। इन्वेंट्री हमेशा क्या है, करंट एसेट्स है। अगर आपने कोई शेयर्स और डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं और आप ट्रेडर हो, आप क्या हो, ट्रेडर हो, और आपने शेयर्स और डिवेंचर खरीदे हुए हैं, स्टॉक ब्रोकर होता है ना, वो शेयर्स और डिवेंचर खरीदता है, तो उसके लिए वो हमेशा क्या रहेंगे, करंट एसेट्स रहेंगे। तो अगर आपने एसेट प्राइमरीली ट्रेडिंग के लिए रखे हुए हैं तो वो आपका करंट है। जैसे मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं और मैं गाड़ियां बेचता हूं, मेरे पास क्या है, बहुत सारी गाड़ियां हैं और मैं गाड़ियों का डीलर हूं, कार डीलर हूं, तो मैं कार जब भी लाऊंगा वो मेरे लिए करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है मेरी। ठीक है, वो मेरे लिए क्या है, हमेशा करंट एसेट है, क्योंकि मैंने रखी किसके लिए, ट्रेडिंग के लिए। मैं कोई बिल्डर हूं, मेरे पास कई सारे फ्लैट्स का पोजीशन है, वो सारे फ्लैट्स मैंने बनाए हैं किस पर्पस के लिए, बेचने के लिए, तो सारे फ्लैट्स मेरे लिए क्या है, करंट एसेट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने एसेट को रखा ही ट्रेडिंग पर्पस के लिए है तो वो हमेशा करंट है।
ओके, मान लो आप इसमें भी फॉल नहीं कर रहे, फिर आप देखोगे कि आपका एसेट रिपोर्टिंग पीरियड क्या होती है, रिपोर्टिंग पीरियड को बोलते हैं बैलेंस शीट डेट। जो भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा। मान लो आपका एसेट बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर ही रियलाइज हो जाएगा। आपको पता है कि भाई बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर वो एसेट मेरा बिक जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, पैसा आ जाएगा उससे, तो वो एसेट हमेशा करंट है। वो एसेट को आप क्या मानोगे, करंट मानोगे। ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, अगर आपका कैश या कैश इक्विवेलेंट है तो वो कह रहा है कैश और कैश इक्विवेलेंट तो हमेशा ही करंट एसेट में मानोगे, बट अगर आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जैसे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, या आपके पास कोई एफडी है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप उसे इन कैश नहीं करा सकते या उससे कोई लाइबिलिटी सेटल नहीं कर सकते, 12 महीने तक की रिस्ट्रिक्शन है, बैलेंस शीट डेट के 12 महीने तक आपकी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो फिर वो आपका एसेट करंट एसेट नहीं कहलाएगा। अदरवाइज कभी भी कैश और कैश इक्विवेलेंट हो वो आपका करंट एसेट ही है, लेकिन पॉइंट सी में एएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा तब तो नॉन करंट एसेट होगा। पॉइंट सी में एएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा तब तो नॉन करंट एसेट होगा। वो वाला पॉइंट तो लगे ना भाई अंकुर, अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि शेड्यूल 3 के हिसाब से करंट और नॉन करंट देखना आपको। शेड्यूल 3 में करंट और नॉन करंट देख लिया, अब उसे एएस से कंपेयर करोगे तो एएस जीतेगा, एएस जीतेगा फिर। लेकिन अभी तो मैं शेड्यूल 3 में देख रहा हूँ करंट और नॉन करंट, अभी एएस की कोई पॉइंट नहीं आ रहा है यहाँ पर, अभी तो शेड्यूल 3 के हिसाब से करंट वर्सेस नॉन करंट चल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है हमारे, ये 4 पॉइंट्स है। दोबारा देखो क्या कहता है। वो कहता है एसेट को करंट एसेट कब बोलोगे, 4 कंडीशन। पहली कंडीशन, अगर आपका एसेट, ध्यान से सुनना, याद भी रखनी है कंडीशन। पहली कंडीशन, अगर आपका एसेट कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाएगा, बिक जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा, तो वो आपका करंट है। अगर मान लो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है 5 महीने की और 5 महीने में एसेट आपका बिकने वाला नहीं है, रियलाइज होने वाला नहीं है, कंज्यूम होने वाला नहीं है, तो सब पहली कंडीशन तो फेल होगी। फिर दूसरी कंडीशन में जाओगे, दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि भाई जो एसेट है आपका वो ट्रेडिंग के लिए तो नहीं रखा आपने, हमने देखा सर ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा मैंने, ठीक है हटा दिया से। तीसरी कंडीशन, क्या मेरा एसेट बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा, भाई ऑपरेटिंग साइकिल तो 5 महीने की थी तो वो टाइम पीरियड तो मेरा कवर नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर देखना है, क्या मेरा बैलेंस शीट डेट से, रिपोर्टिंग डेट बोलते हैं बैलेंस शीट डेट को, तो रिपोर्टिंग पीरियड के 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज तो नहीं हो जाएगा, अगर है तो फिर वो करंट है। अदरवाइज अगर आपका कैश या कैश इक्विवेलेंट है तो उसे हमेशा करंट मानोगे, अनलेस अगर उस कैश और कैश इक्विवेलेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हो। कैसी रिस्ट्रिक्शन, कि आप उसे बेच मतलब एनकैश नहीं करा सकते या आप उससे कोई लायबिलिटी सेटल नहीं कर सकते, और वो रिस्ट्रिक्शन बैलेंस शीट डेट के 12 महीने तक की है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है सर, 12 महीने तक की एटलीस्ट रिस्ट्रिक्शन है। अगर 12 महीने से कम की रिस्ट्रिक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 3-4 महीने की रिस्ट्रिक्शन है, 5 महीने की रिस्ट्रिक्शन है, 11 महीने की रिस्ट्रिक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 महीने या उससे ऊपर की रिस्ट्रिक्शन है तो फिर आप उसे करंट नहीं बोलोगे। क्या ये बात समझ में आती है? अगर एसेट आपका करंट नहीं है तो आप उसे क्या बोलोगे, नॉन करंट एसेट बोलोगे। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम पीरियड होता है जब आप एसेट को एक्वायर करते हो प्रोसेसिंग के लिए और जब तक वो कैश में रियलाइज ना हो जाए, वो पूरा पीरियड मेरा क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है, कि भाई एसेट को एक्वायर करना और उसे कन्वर्ट कर देना इन द कैश। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक बिल्डर का एग्जांपल लेता हूं। बिल्डर बिल्डर की ऑपरेटिंग साइकिल देखो कैसे बन रही है। ठीक है, एक बिल्डर की ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हैं। अच्छा, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। ठीक है, बिल्डर ने क्या करा सर, सबसे पहले प्लान करा कि मैं एक लैंड खरीदूंगा, प्लानिंग करी है उसने लैंड खरीदने की। 2 महीने बाद उसने लैंड परचेज कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे बताओ उसकी ऑपरेटिंग साइकिल कब स्टार्ट होगी, लैंड का प्लान करने से स्टार्ट हो जाएगी या लैंड परचेज करने के बाद स्टार्ट होगी? भाई जिस दिन उसने प्लानिंग करी है लैंड खरीदने की तब से ओसी स्टार्ट होगी या लैंड परचेज पे स्टार्ट होगी ओसी? इसका आंसर दो। लैंड परचेज पे ओसी स्टार्ट होगी या लैंड खरीदने, लैंड के प्लानिंग पे स्टार्ट हो जाएगी ओसी? ऑपरेटिंग साइकिल का बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट कब होगी? ऊपर डेफिनेशन पढ़ लो, ओसी इज द टाइम फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ एसेट फ्रॉम प्रोसेसिंग टिल देयर रियलाइजेशन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यस, जिस दिन उसने परचेज किया, जिस दिन उसने परचेज किया, यहां इसकी ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट।
ओसी स्टार्ट, ठीक है। तो डेट देते से 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को उसने क्या खरीदा, लैंड खरीदा था, तो इसकी ओसी होगी स्टार्ट। अब आगे देखो, फिर 1 महीने बाद इसने क्या करा, रॉ मटेरियल खरीदा। पहले जमीन खरीदी, फिर उसने रॉ मटेरियल खरीदा। फिर 1 महीने बाद उसने पहला लेंटर डाला, मकानों पे लेंटर पड़ते हैं ना, तो पहला लेंटर डाला। फिर 2 महीने बाद थोड़ा काम डिले हो गया, रुकावट आ गई थी किसी रीजन की वजह से, बैन लग गया था, पॉल्यूशन हो गया तो कंस्ट्रक्शन बैन लग गई, ठीक है। फिर उसका लेंटर नंबर 2 डाला, सेकंड लेंटर डाला, लो जी। अब 3 साल बाद, सेकंड लेंटर पड़ने के 3 साल बाद कंस्ट्रक्शन होगी कंप्लीट, ठीक है। क्या मेरी ओसी यहां पर एंड हो जाएगी, बताओ। कंस्ट्रक्शन पूरी होगी, क्या मेरी ओसी एंड हो जाएगी यहां पर? क्या कह रहा है वो, ओसी कब एंड होगी? वो कह रहा है एक्विजिशन से लेकर जब तक वो कैश में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक ये एसेट आपका कैश में कन्वर्ट ना हो जाए। बताओ, क्या कंस्ट्रक्शन पूरी होने पर ओसी एंड कर दूं? क्या कंस्ट्रक्शन पूरी होने पर ओसी एंड कर दूं? आंसर इज नो, क्योंकि सर कंस्ट्रक्शन पूरी होने पर कैश में कन्वर्ट थोड़ी ना हो गया, अभी तो सामान बनकर तैयार हुआ है। अब उसे मैं बेचने की कोशिश करूंगा, जब तक वो कैश में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक उसकी रियलाइजेशन नहीं हो जाए इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तब तक मेरी ओसी चलती चली जाएगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पूरी होगी 3 साल बाद, ओके। नाउ अब हमने क्या करा, प्री बुकिंग चालू कर दी। प्लॉट्स में क्या होता है, प्री बुकिंग होती है ना, तो प्री बुकिंग चालू कर दी। 6 महीने तक प्री बुकिंग चलती रही। फिर प्लॉट अलॉट किया हमने, प्लॉट को क्या किया, अलॉट किया। जैसे अलॉट किया, 1 महीने बाद हमने सामने वाले से टोकन मनी ले ली, और टोकन मनी के बाद 2 महीने बाद फाइनल पेमेंट आ गई, फाइनल पेमेंट आ गई। यहां पर मेरी ऑपरेटिंग साइकिल एंड होती है, यहां पर इस पोजीशन पे जाकर मेरी ओसी एंड होती है, और ये डेट है 1 फरवरी 2024, ठीक है। तो यानी कि 1 जनवरी 20 से स्टार्ट हुआ, 1 फरवरी 2024 पर। तो बिल्डर की जनरली, आप कोई बिल्डर की बात करोगे तो सर बिल्डर की ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी ही होगी, क्योंकि बिल्डर के काम में टाइम लगता है। तो बिल्डर की ऑपरेटिंग साइकिल ये लगभग मैं देखूं तो 4 साल की है। बिल्डर की ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने साल की निकल रही है आपकी, अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स की आपकी बिल्डर की एक ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है। तो अगर 4 साल के अंदर अंदर बिल्डर को पता है कि भाई ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर 4 साल के अंदर अंदर उसके एसेट का पैसा आ जाएगा, उसके पास उसका एसेट बिक जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, और आपका सेल हो जाएगा, तो वो एसेट उसका करंट एसेट कहलाएगा। तो ये हमने बिल्डर की एक एवरेज ऑपरेटिंग साइकिल निकाली है। ऐसे ही हर डीलर की, हर पर्सन की अलग ऑपरेटिंग साइकिल हो सकती है, ठीक है। वो उसके नेचर ऑफ द गुड्स के ऊपर, नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलो, ऑपरेटिंग साइकिल समझ में आता है? क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल? ठीक है, नाउ एक बार दोबारा पढ़ लो। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, होमवर्क करके लाना है आपको। क्या कहता है, वो कहता है एसेट करंट कब कहलाएगा, एसेट करंट कब कहलाएगा? 4 कंडीशन है। पहला, अगर वो एसेट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, कंज्यूम्ड है, सोल्ड है विद इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में एसेट रियलाइज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, बिक जाएगा, तो वो एसेट करंट है। अगर एसेट को आपने प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा है, तो वो एसेट करंट है। तीसरा, अगर आपका एसेट रिपोर्टिंग डेट मतलब बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा, तो वो एसेट करंट है। और कैश इक्विवेलेंट को आप करंट एसेट बोलोगे, अनलेस उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। रिस्ट्रिक्शन कैसी? इन कैश कराने की या उसको यूज करने की टू सेटल द लाइबिलिटी, और वो रिस्ट्रिक्शन रिपोर्टिंग डेट से, बैलेंस शीट डेट से 12 महीने तक की ना हो। अगर 12 महीने से कम की रिस्ट्रिक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीने से उससे ऊपर की रिस्ट्रिक्शन है,
तो वो दिक्कत है, फिर वो करंट एसेट्स नहीं बनेगा, नॉन करंट में चला जाएगा। तो यानी कि सर कैश और बैंक भी नॉन करंट में जा सकता है अगर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी पर्सन का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया 2 साल के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी असेसी का बैंक अकाउंट क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया 2 साल के लिए, कि 2 साल तक उस अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता। या आप कोई कोई अकाउंट खोलते हैं, एस्क्रो अकाउंट सुना होगा आपने, कंपनी एक्ट में आप सुनोगे कि कोई एस्क्रो अकाउंट है जिसमें हम स्पेशली पैसा जमा करा रहे हैं, और उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि 2 साल तक 3 साल तक हम पैसा नहीं निकाल सकते, वो सब नॉन करंट है। हम पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, मैंने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया, और पीपीएफ अकाउंट में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मैंने कोई एफडी खुलवाई, वो एफडी में 10 साल का लॉक इन पीरियड है तो सब बैंक अकाउंट ही है, तो सब बैंक अकाउंट ही, पैसा इजीली रियलाइज हो सकता है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन है, तो वो सब नॉन करंट कैटेगरी में जाता है। क्लियर है? लिखो एक एग्जांपल। सर अगर हमने ड्राफ्ट प्रिपेयर किए हैं विच इन कैश आफ्टर 15 मंथ्स, तो ये करंट होगा या नॉन करंट होगा? 15 मंथ्स का टाइम पीरियड है ना, तो फिर ये नॉन करंट में जाएगा। भाई ड्राफ्ट है तो कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, और उस पर रिस्ट्रिक्शन है जो 15 महीने के बाद आपका इन कैश होगा, तो वो नॉन करंट में आएगा अंकुर। ठीक है, क्योंकि 12 महीने से उससे ऊपर की रिस्ट्रिक्शन आ गई ना, 15 महीने का आप कह रहे हो, तो वो नॉन करंट जाएगा। अगर आपका ड्राफ्ट है जो 15 महीने बाद इनकैश होगा, आपको किसी से ड्राफ्ट मिला है, चेक मिला है, जो होता नहीं है वैसे, इतना टाइम पीरियड होता नहीं है ड्राफ्ट और चेक में, 3 महीने का ही होता है, लेकिन आपको मिला है अगर मान लो 15 महीने से ऊपर का, तो नॉन करंट में जाएगा। ठीक है अंकुर? नाउ लिखो एग्जांपल। एक होमवर्क के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आपको बताना है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आपको बताना है। यहां पर लिख रहा हूं मैं एसेट, यहां पर लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, कितने टाइम में रियलाइज हो जाएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग साइकिल, कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है कंपनी की, और यहां पर आपको क्लासिफिकेशन करके देनी है, आपको बताना है करंट है या नॉन करंट है। ठीक है, पहला एसेट डेटर्स कब आए, 1 जनवरी 22 को आए। ठीक है, रियलाइज होंगे 16 महीने के अंदर अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल है 16 महीने की, तो आपको बताना है क्या होगा। होमवर्क दे रहा हूं, खुद ट्राई करना है। सेकंड, दोबारा डेटर्स कब आए, 1 जनवरी 22 को आए, रियलाइज होंगे 16 महीने के अंदर अंदर, और आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने की, बताना है आपको। थर्ड, मशीनरी 1 जनवरी 22, 15 महीने यूजफुल लाइफ है मशीनरी की। अब मशीनरी तो रियलाइज नहीं होती है, वो कंज्यूम होती है, यूज होती है, तो 15 महीने की यूजफुल लाइफ है, और ऑपरेटिंग साइकिल है 12 महीने की, बताना है आपको। यानी कि सर जो एसेट मेरा खत्म होने वाला होगा ना, उसको आप करंट में लेके जा सकते हो, जो पीपीई आपकी खत्म होने वाली होगी उसको आप करंट में भी लेके जा सकते हो। मशीनरी 1-1-22, 16 महीने, ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने। डेटर्स लास्ट, डेटर्स 1-1-22, 13 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल, और 13 मंथ्स एक्सपेक्टेड रियलाइज, और ऑपरेटिंग साइकिल इज 12 महीने। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको क्लासिफाई करके लाना है एग्जाम, मतलब अभी आपको क्लासिफाई करके लाना है नेक्स्ट क्लास तक कि करंट है या नॉन करंट है। चलो और लिख लो इसमें, कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड के बारे में बताना है आपको। सेवंथ, एसबीआई में बैंक अकाउंट, इसके बारे में बताना है आपको। और एट्थ है एचडीएफसी में बैंक अकाउंट है 10 लाख रुपए का, और इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन कांट बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड टिल
30 जून 2023, 30 जून 2023 तक यूज नहीं कर सकते ड्यू टू ऑनगोइंग जीएसटी असेसमेंट। भाई कंपनी के ऊपर क्या चल रही है सर, जीएसटी की असेसमेंट चल रही है। तो कंपनी का एचडीएफसी बैंक अकाउंट है जिसमें 10 लाख रुपए पड़े हैं, वो 30 जून 2023 तक क्या हो गया सर, फ्रीज हो गया। जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, बैंकों डिपार्टमेंट के पास पावर होती है, बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, तो फ्रीज कर दिया कि 10 लाख तक, 10 लाख का पैसा आप 30 जून 2023 तक नहीं निकाल सकते, अभी जीएसटी का केस चल रहा है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ क्लासिफिकेशन में लिख के लाना है, करंट है नॉन करंट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और फिर करंट वर्सेस नॉन करंट लायबिलिटी का देखेंगे, और फिर फॉर्मेट पे आ जाएंगे हम सीधा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, अभी तक जो भी कराया हमने क्लियर हुआ होगा। एक बार रिवाइज करके आना है अगली क्लास में, इस क्वेश्चन को ट्राई करके आना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, परसों। ठीक है, ओके, बाय बाय।